गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रिडिक्ट किए थे वहाँ से ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो थे वो आपको पेपर में मिल जाएंगे। जो भी बच्चों ने लगातार पेपर्स दिए हैं और कंटिन्यूटी में पेपर दिए हैं उनका पेपर जो था वो लास्ट में 5-10 मिनट पहले ही उनका पेपर कंप्लीट हो गया था विद जजमेंट राइटिंग एंड नोट राइटिंग। ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि कंटिन्यूस वी हैव टेकन और वी हैव कंडक्टेड मोर देन 45 पेपर्स। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में हमने पेपर्स लिए हैं बच्चों से इतने शॉर्ट स्पेम ऑफ टाइम में और किसी भी पेपर का उनके ऊपर बर्डन नहीं आने दिया। तो जो भी बच्चा जिसने भी लगातार हार्डवर्क किया है उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा अभी कुछ टाइम में। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो था सिविल का पेपर। सिविल जो पेपर था, सिविल पेपर इजी था, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा इजी पेपर। देखिए लास्ट आरजीएस में जो एग्जाम हुआ था सेम पेपर इस बार आया है, सेम पेपर 19-20 पेपर भी नहीं है वो, आप उसको ऑलमोस्ट सेम कहेंगे तो ठीक है। जो चीज़ अलग है लास्ट ईयर आरजेएस के मेंस में और इस साल के आरजेएस के मेंस में, जो चीज़ अलग है वो है हिंदी इंग्लिश के ऐसे। इस बार सीट ज़्यादा है और हिंदी इंग्लिश के ऐसे जो थे वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे, हम लोग भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ राजस्थान के ऐसे और एक दो पर्यावरण को छोड़ दें या फिर मीडिया रोल छोड़ दें, बाकी हमारी कोचिंग भी कोई ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। और इसमें मुझे कहते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूँ कि आप हमेशा खुद के से तैयार कीजिए। जनरली आप पढ़िए सब कुछ, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ट्रांसलेट कर सके अपने थॉट्स को राइटिंग के अंदर। जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ऐसे राइटिंग में, क्योंकि ऐसे इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमेशा एक स्टूडेंट को रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, कुछ हमेशा पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, और उसकी रीडिंग हैबिट है, कुछ भी रीडिंग हैबिट है तो भी वो उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा लास्ट वाले के। कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ओपन एंडेड थे। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि वो सवाल जो आपको अपने मन से लिखने होते हैं, वो सवाल जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है, वो क्वेश्चन जिसके अंदर कोई भी सर्टेनिटी नहीं आती है, वो क्वेश्चंस आपको लिखने थे, वो क्वेश्चंस आपको देखने थे। मैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब क्या क्या सवाल आए सिविल के पेपर में मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। जिनको भी सिविल में क्या क्या सवाल पूछे गए उसको अगर देखना है तो टेलीग्राम ग्रुप पे वो मैंने उस पर डाल दिया है, आप उस पर जाके पेपर्स को देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो सवाल आया था, जो भी स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चंस मिले मैं उसी अकॉर्डिंग बताऊंगा। मैं ये नहीं बता सकता कि 3 नंबर में कौन सा था, 4 नंबर में कौन सा था, कौन सा आपका 6 नंबर में आया था। लेकिन हम लोगों ने भी इसी पैटर्न पे सवाल पूरे एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं। हमारे भी सर जो 3 नंबर के हमारे जो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे वो भी अराउंड वही थे, हमने भी वही पूरा पैटर्न वही फॉलो किया है। इसी पैटर्न पे आरजेएस का एग्जाम आया, 3-3 नंबर के 10 सवाल, 4-4 नंबर के 5 सवाल और 6-6 नंबर के 5 सवाल और एक ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग। ये सेम पैटर्न पे हम लोगों ने भी कंडक्ट करवाया था, सेम पैटर्न पे आया है, कोई भी सवालों में ऊपर नीचे नहीं हुआ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था कि अगर सर्विस ऑफ समन नहीं हो पा रहा है सीपीसी के अंदर तो क्या क्या ऑप्शन है पार्टीज के पास में। तो इसका ऑप्शन है ऑर्डर 5 रूल 17। ऑर्डर 5 रूल 17 में भी अगर फुलफिलमेंट नहीं हो पाता तो फिर आप ऑर्डर 5 रूल 20 में जा सकते हैं। और ये भी बात मैंने बताई थी कि ऑर्डर 5 रूल 20 में एक लाइन लिखी हुई है कि कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि सर्विस ऑफ समन हो गया है, वो 5-17 के अंदर नहीं होता। तो आप उसको भी आपको मेंशन करना था। तो ऑर्डर 5 रूल 17 और ऑर्डर 5 रूल 20 दोनों उसमें आपको मेंशन करनी थी। एक सवाल आया था श्योरिटी इज ए फेवरेट क्रेडिटर, मतलब श्योरिटी का जो होता है वो फेवरेट क्रेडिटर होता है। अब जनरली बात क्या होती है, जो सवाल आते हैं इन सवाल में आपको ये लिखना है कि क्यों फेवरेट होता है उसका। वो कोई भी अगर क्रेडिटर होता है तो उसका हमेशा मोस्ट फेवर्ड क्यों होता है। तो इसमें आपको ये लिखना था कि जो लाइबिलिटी होती है आपको गारंटी के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलरली डिफाइन करना था। और ये बहुत ओपन एंडेड आंसर होता है, मतलब इसमें जितने भी आप उसका कंसेप्ट को समझते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लाई करके लिखना था। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं थे ऐसे सवालों को लिखने का। ये एक नहीं 2-3 सवाल आए हैं ऐसे। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी कंसेप्ट आपके पढ़े हुए हैं तो उसका रियल एसेंस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि बैठ के 4 प्रोविजंस आप रट के आप आंसर्स लिख के आ रहे हैं। जब तक आप प्रोविजंस का एसेंस नहीं समझेंगे आप उसको नहीं लिख के आ सकते। जैसे एक सवाल आया था, मैं आप उसकी बात करता हूँ कि उसमें सवाल ये था जो सुसंगत है वो स्वीकृत हो या आवश्यक नहीं, परंतु प्रत्येक स्वीकृत तथ्य सुसंगत है। मतलब all the relevant facts are not admissible but all the admissible facts are relevant facts।
ये एक सवाल हम लोगों ने, ये सेम सवाल हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी दिया था कि एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी आर नॉट को एक्सटेंसिव, और ये सवाल भी हमने लिखाया था। उस टाइम पे भी मैंने बताया था बच्चों को कि आपको जब भी सवाल आएगा तो 136 लिखना है इसके अंदर, 104 लिखना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा 165 का प्रोवाइजो लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी को जो चीज डिफाइन करती है आपको सेक्शन 5 लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ये सारे प्रोविजन आपको उसके अंदर मेंशन करने थे और आपको ये बताना था कि सर जो चीज रिलेवेंट होती है जरूरी नहीं कि वो एडमिसिबल हो, लेकिन एडमिसिबल जो है वो रिलेवेंसी उसमें फॉल करती है। ये इसके रिगार्डिंग भी एक सवाल था। फिर अगला सवाल जो पूछा उन्होंने, सेक्शन 11 का पूरा उन्होंने टाइटल दे दिया था, द फैक्ट्स व्हिच आर इनकंसिस्टेंट। तो ये पूरा सेक्शन उन्होंने दे दिया था और एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी मतलब आवश्यक प्रसंगति का एक क्वेश्चन था, वो भी आप लोगों ने लिख दिया होगा सेक्शन 11। देखिए मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पहली बार जिन्होंने मेंस लिखा है तो मैं उनको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये आरजीएस में नंबर नहीं मिलते हैं अननेसेसरी। देखिए पेपर के 3 घंटे में हम क्या करके आते हैं ब्लेंडर, ये हमें नहीं पता होता। हमें लगता है कि हमारी तरफ सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब आरटीआई में हम कॉपी निकलाते हैं तो उस टाइम लगता है कि हाँ हमने कितना ये आंसर स्कोर बेहतरीन लिख सकते थे और पूरा अच्छे से हो सकता था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी आपको कि आपके एग्जाम का क्या किया हुआ है आपको नहीं पता, तो अभी सिर्फ आप पेशेंटली वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप जाके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप जाके अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस से क्या होगा कि कल को अगर इंटरव्यू भी आता है, कल को इंटरव्यू भी आता है तो आपको एटलीस्ट ये तो बोलने के हो गए आपकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, और ताकि वो आपसे 4 सवाल पूछे, क्योंकि उनको ब्लफ करना आसान नहीं है हाई कोर्ट जजेस को। एंड ऑफ द डे यू कैन नॉट ब्लफ हाई कोर्ट जजेस, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी पूरी प्रैक्टिस करके निकाल दी है। तो इसलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है पेपर अच्छा हुआ है तो उसका शोर मत मचाइए, आप जाके अपना मेहनत कीजिए। ये सिर्फ सेकंड स्टेज थी। पेपर ठीक हुआ है, मुझे पता है पेपर ठीक इसलिए हुआ होगा क्योंकि पेपर में कुछ ऐसा नहीं पूछा उन्होंने जिससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो बच्चा। पेपर सबका एवरेज ही हुआ है। डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बार हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में जिसने बच्चे ने जितना अच्छा लिखा होगा उसको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मैं आगे वाला सवाल डिस्कस करता हूँ। सेक्शन 20 एसआर है। सेक्शन 20 एसआर 2018 में एड हुआ था, सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी शायद मैंने बताया था क्लास में कि ये आएगा, इसको पढ़िएगा सारे में। आगे सवाल देखिए, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें जो प्रिवेंटिव रिलीफ और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात थी, ये भी एग्जाम में आया सवाल, और ये भी शायद हमने लगवाया था मार्क्स में, ये आर्टिकल 22 आ सकता है। आगे चलिए, प्रपोजल और इन्विटेशन टू प्रपोजल में आया था। देखिए प्रपोजल और इन्विटेशन टू प्रपोजल ये बहुत राजस्थान के हिसाब से आउटडेटेड टॉपिक है, बहुत लंबे टाइम से नहीं पूछे गए। यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, वहां पे ये टॉपिक पूछ जाते हैं, राजस्थान में नहीं पूछ जाते। तो राजस्थान के बच्चे इनको पढ़ना ही भूल गए हैं। मैं जितने बच्चे मेरे पास थे, मेरे आई हैव मोर देन 50 स्टूडेंट्स फॉर द मेंस। जितने बच्चे यहाँ थे उन बच्चों से मैंने एक ही बात सीखी की और एक ही बात देखी। अलग अलग डिफरेंट बच्चों की कॉपीज चेक करते हुए हम लोगों ने क्या देखा और क्या सीखा कि जितने भी ये जो सवाल होते हैं स्टार्टिंग के, इसको कोई पढ़ता ही नहीं कि प्रपोजल, इन्विटेशन, प्रपोजल, काउंटर ऑफर, ऑफर, जनरल ऑफर क्या होता है, इसको सबको कोई नहीं पढ़ता। आप सिर्फ डायरेक्ट पढ़ते हो और डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हो। प्लस अब ऐसा नहीं चलता है, आपको ओवरऑल एक ऑलराउंड तैयारी होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को निकाल पाएंगे। जैसे प्रपोजल, इन्विटेशन, प्रपोजल की बात करते हैं तो उसके क्या डिफरेंसेस पूछे थे शायद उन्होंने। डिफरेंसेस में क्या क्या हो सकता है कि प्रपोजल तो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इन्विटेशन टू प्रपोजल में तो विलिंगनेस ही नहीं होती पार्टी की विलिंगनेस नहीं है, वो तो सिर्फ एक इन्विटेशन है फॉर द पॉइंट ऑफ प्रपोजल। इसमें एक केस भी पूछा था उन्होंने, और केस कौन सा आया था, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बोल, वही जो क्लास में लिखवाया था आप लोगों को, वही सेम केस लिखना था इसमें। इसमें एक फ्लुएंजा हो गया था मैडम को और एक इनाम घोषित हो गया था इसको फ्लुएंजा का इलाज करेगा। ये सारे फैक्ट्स, जितना समय था वहां पे, देखिए इस बार स्पेस भी कम थी, स्पेसिंग कम थी इस बार स्पेसिंग कम थी। मैं पेपर के बाद निकल रहा हूँ तो एक स्टूडेंट मिली अपनी कोचिंग की, वो मुझे कहते हैं कि सर जितना बड़ा पेपर आप देते हो हाईकोर्ट ने इस बार उससे छोटा पेपर दिया है। मतलब आप 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में सोल्व करवाते हो। तो बच्चों को वहां पे हेल्प मिली क्योंकि आंसर राइटिंग पे उतना उनका काम हुआ था। और अगला क्या सवाल आया था, 85 बी और सी। 85 बी और सी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेल्फ प्रिजम्पशन होता है यहाँ पे, आप लोगों ने लिख दिया हुआ आई होप, है ना। 65 एविडेंस, 65 एविडेंस में 7 चीजें होती है। इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको क्लास में। अभी जब हम लोग एविडेंस पढ़ रहे हैं एपीओ के लिए तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया इसका। देखिए आरजेएस में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोचें और फिर लिखें और फिर देखिए पेपर छूटेगा। आपको सोचने का भी टाइम नहीं देता आरजेएस।
नेशनल जुडिशल सर्विसेज आपको सोचने का टाइम नहीं देता है, वो सिर्फ आपको हमेशा क्लिक करने का टाइम देता है। आप अगर ये सोच के पेपर में जाते हैं और ये सोच के एग्जाम में अपेयर होते हैं कि आपके पास टाइम है सोचने का कि मैं सवाल को फ्रेम कर सकूं, मैं सवाल को बना सकूं, तो वो नहीं है। जहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको पता है कि उसमें 7 पॉइंट है और 7 के 7 नहीं लिखूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट पे कमांड नहीं हुआ मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे काम करते हैं न्यूमेरिक्स। जो फॉर्मूला आप याद करते हो, अगर आपने कोई इसका इजी वर्जन बना रखा है उसको दिमाग में लेके आइए और उस सवाल को सोल्व कीजिए। आसान, देखिए मुझे पता है कि देयर इज नथिंग जिसको मैं कह दूं कि बहुत आसान था। देखिए पेपर ये मॉडरेट था, आसान नहीं कहूंगा इसको मैं, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर था सेम आरजेएस मेंस का पेपर हुआ 2021 वाला, ये सेम ऑन द लाइन था। मतलब आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट सिर्फ हो रहा है तो वो हिंदी और इंग्लिश के ऐसे के बेसिस पे हो रहा है। कट ऑफ जो डिटरमाइन होगी वो 2 ऐसे के बेसिस पे डिटरमाइन होगी, क्योंकि हर बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर बात आ गई है, उसके लो पढ़ने पे बात नहीं है। क्योंकि हर बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है, वो कितना ज्यादा चीजों को जानता है, कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकता है हिंदी और इंग्लिश में, उस पर पूरी बात थी इस बार। लो सारा 19-20 था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल आया था सेक्शन 65 के बाद में, लिमिटेशन एक्ट से इन्होंने शेड्यूल पूछा है और मैं आपको बताता था शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। ये शायद शेड्यूल में मार्क करवाया था मैंने, जो लिमिटेशन का आर्टिकल है 121 मार्क करवाया था मैंने 94 मार्क करवाया था, सॉरी 74 मार्क करवाया था, 127 में मैंने मार्क करवाया था। और ये मार्क करवाते हुए भी कहा था कि देखिए लिमिटेशन के आर्टिकल्स आजकल मेंस में आ रहे हैं, शेड्यूल पढ़ के जाना। और आए, और ये भी बताया था कि टोट में 1 साल होता है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि ये चीज बताई थी क्लास में कि सवाल आजकल लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन से नहीं पूछ रहे हैं, सेक्शन 13, 14, 15, 16 ये सब 12 नहीं आ रहा है। अब जो सवाल पूछने लग रहे हैं वो लोग वो शेड्यूल पूछ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 6 टीपी है, सेक्शन 6 टीपी की बात करते हैं तो सेक्शन 6 टीपी बोलता है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, व्हाट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो वो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, एवरीथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट फॉलोइंग्स। ये चीज लिखी हुई है कि इनको छोड़ के सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें स्पेक्ट सक्सेशन हो गया, बाकी जो ईजमेंट हो गया, बहुत सारी जो उसके राइट्स दिए हुए हैं वो आपको सब मेंशन करने थे। आगे जो सवाल आया वो आया यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, भोग बंधक का सवाल आया था, एक्शनेबल क्लेम, सबरोगेशन और ऑनरस गिफ्ट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे ये इंपॉर्टेंट बताए थे। टीपीए पढ़ा, टीपीए में जब सवाल बता रहा था कि इनको पढ़ना है, टीपीए में इन चीजों को देखना है, तो ये सब चीजें वहां से आई उठ के। मैंने टीपीए के टाइम पढ़ाते हुए ये भी कहा था कि देखिए टीपीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वो माइनर की तरह कंसिडर करते हैं तो बहुत ठीक है, लेकिन टीपीए को अगर अंदर से पूछना स्टार्ट कर दिया तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा बन जाता है खुद में। हुआ ऐसा इस बार, लास्ट ईयर उन्होंने टीपीए में सिर्फ 3 या 4 नंबर का सवाल कुछ पूछा था, इस बार उन्होंने टीपीए से मोर देन 10-12 मार्क्स के ऊपर चले गए। आगे क्या सवाल आया था, आगे इन्होंने सवाल पूछा, देखिए एक छोटा सा मैंने पीडीएफ सेंड किया था आप लोगों को, अभ्युत्थान के ग्रुप पे भी किया था, टेलीग्राम पे भी किया था और यहाँ पे भी किया था। मैंने कहा था कि iOS सिर्फ इतना सा पढ़ लो सफिशिएंट है, इससे ऊपर मत जाना, हमें बहुत प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाना है। मेंस में बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछा नोशरे चॉइसेस, मतलब वर्ड शुड बी सीन टुगेदर फ्रॉम एसोसिएट वर्ड्स या फिर एसोसिएट सेंटेंस, ये चीज उसमें दिया हुआ था, उसमें लिखा होगा, उसको मार्क्स मिले होंगे। दूसरा जो सवाल था वो था एजिज्म जनरेस ऑफ द सेम काइंड, ये जो चीज थी ये भी उसमें से दी हुई थी। मतलब हर एक कंटेंट, हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइडेड था, सवाल जो बताया था उसमें से था, उसके बाहर नहीं था, ठीक है। आगे सेक्शन 10 और 16 आया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का, तो इसमें इमीडिएट पोजीशन के लिए सूट था, उसके जो प्रोसीजर दिया हुआ था वो आपने लिख दिया होगा मे भी, ठीक है। सेक्शन 30-31 आया डिस्कवरी इंस्पेक्शन का। सेक्शन ऑर्डर 11 भी थोड़ा सा इसमें मेंशन करना था हल्का सा, आप लोगों ने शायद कर दिया होगा इसको मेंशन। बाकी जो दूसरा सवाल आया था वो था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और सूट इंक्लूड होल क्लेम के अंदर, मतलब डिफरेंस था सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 और ऑर्डर टू रूल 2 में क्या डिफरेंस था। देखिए जिस भी बच्चे ने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों ने किया था अटेम्प्ट से, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है सर, मैटरन इशू जो होता है, मैटरन इशू पहले वाले जो अगर फॉर्मर सूट का कोई मैटरन इशू था और पार्टीज को वो रेज करना चाहिए था, उसने नहीं रेज किया था, तो उसको रेज कर लेना चाहिए था सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। लेकिन ऑर्डर टू रूल 2 ये बात करता है सूट इंक्लूड होल क्लेम के बारे में, और सूट इंक्लूड होल क्लेम के अंदर होता है कि आप किसी भी क्लेम को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कोई भी क्लेम छोड़ा तो फिर फर्दर आप उसको बाद में उसके अनुतोष के लिए कोई बात नहीं लिखाएंगे, मतलब कोई सूट फाइल नहीं करेंगे, कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं हुआ अगर कोई भी रिलीफ आपने छोड़ दिए तो, ठीक है। ये भी बात थी। आगे जो सवाल आया इनका सेक्शन 121 एविडेंस एक्ट, अब ये बहुत ज्यादा अलग अलग बच्चे अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं इसमें कि सर सुपीरियर कोर्ट में सूट फाइल कर किया हुआ था। क्या बोला बच्चों ने,
तो सुपीरियर कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ था। देखिए सुपीरियर कोर्ट में सूट फाइल किया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ऑब्जेक्शन लेंगे कोर्ट के सामने और कोर्ट उसको हमेशा अलाउ करे। ऑल्दो सुपीरियर कोर्ट के सामने फाइल किया हुआ था, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन बहुत रेगुलर प्रोसीडिंग्स में 121 इन्वोक नहीं होता है। देयर आर फ्यू जजमेंट्स ऑन द सेम पॉइंट। 121 जो होता है कि अगर अगर सुपीरियर कोर्ट में जाएं तो लोअर कोर्ट के जज को कंपेल कर सकते हैं। तो 121 बहुत डे टू डे प्रोसीडिंग्स में इन्वोक नहीं होता है। और सवाल में कुछ ज्यादा पॉइंट पे एम्फेसिस नहीं किया हुआ था। मैंने 3-4 बच्चों से बात करी तो उसमें जो बात बताई बच्चों ने कि सर उसने सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि ही एलीज दैट, उसने ऐसा करके लिखा हुआ था, उसने एम्फेसिस नहीं किया था सेंटेंस के ऊपर। तो उससे उससे ये हम लोग ये इंड्यूस कर सकते हैं, उससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि व्हाट दे आर आस्किंग कि 121 बहुत रेगुलर यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं है जिसको आप डे टुगेदर प्रोसीडिंग्स में उसको आप यूज करें। 121 इज वेरी डिफरेंट प्रोविजन फ्रॉम अदर प्रोविजन। ठीक है, 121 ऐसा नहीं था कि आप कोई भी इसको कोर्ट बहुत हेवायर सिचुएशन में यूज कर लेता है। बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए 121 इन्वोक करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, जो भी पार्टी केस आ रही है वो तो अपील में जाके बोल देगी कि जज साहब को कंपेल किया जाए, प्रोसीडिंग्स उन्होंने इनिशिएट किए। अब सिंपल सी बात तो ये है ना कि बहुत ऐसा नहीं होता कि फिर तो हर आप जिस भी अपील में जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, वहां जाके आप बोल देंगे कि इनजस्टिस हुआ है। तो 121 हर केसेस में इन्वोक नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये बहुत इसमें रीजनिंग के ऊपर था। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जिन बच्चों ने इससे अलग लिखा होगा उनका आंसर गलत है, लेकिन रीजनिंग के ऊपर है पूरा आंसर, आपने कैसे जस्टिफाई किया अपने आंसर को। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट पे बेसिस पे नहीं मिलते हैं, वो आपकी रीजनिंग देखते हैं, आपकी एनोलॉजी देखते हैं, आपका आपने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया आंसर को वो देखते हैं, बाकी 10 चीजें कंसिडर की जाती है। तो ये उस टाइप के सवालों में था। आगे देखिए ऑर्डर आया था लिमिटेशन एक्ट का, और ऑर्डर में लिमिटेशन एक्ट में वो कह रहा था कि 13 ईयर्स हो चुके थे एप्लीकेशन को, तो सेक्शन 3 की वो बात कर रहा था, सेक्शन 3 के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड करनी थी। जजमेंट आया जिसमें जिसमें मेरे को फैक्ट्स नहीं पता, क्योंकि कोई सब बच्चे अलग अलग फैक्ट्स बता रहे हैं, तो मैं अननेसेसरी उस पॉइंट को नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता याद रख के आना। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और परपेचुअल इंजेक्शन का जो था उसके रिगार्डिंग था। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। देखिए लास्ट ईयर को देखिए, अगर मैं बात आपसे सिंपल बात करूँ, देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो ईडब्ल्यूएस की नहीं थी। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं हुआ करता था। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी नहीं थी। इस साल जो कैटेगरी है, मैं कट ऑफ की बात करता हूँ अल्टीमेट। मैं क्रिमिनल का एक और पेपर लेके आऊंगा डिफरेंट, उसमें तो मैं थोड़ा जजमेंट को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जजमेंट बहुत से कह रहे हैं कि जुवेनाइल, बहुत से लोगों ने टाइटल में जुवेनाइल लिख दिया है। तो जुवेनाइल कोर्ट होता है क्या? जुवेनाइल बोर्ड होता है। जुवेनाइल कोर्ट्स होती है क्या? बोर्ड एक रिपोर्ट रेफर करता है टू द कोर्ट। आपको जजमेंट लिखना है तो जुवेनाइल बोर्ड जजमेंट नहीं देता है, वो सिर्फ एक रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट सबमिट होती है टू द कंसर्न कोर्ट। जैसे सेक्शन कौन सा है, 26 है शायद, 26 है कि जुवेनाइल वाले कोर्ट्स में कौन कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, सीआरपीसी में, आप देखना। अब मैं क्रिमिनल के लिए डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ कट ऑफ की अगर बात करूं, देखिए लास्ट ईयर के पेपर में और इस ईयर के मेंस में एक चीज का डिफरेंस है, वो है ऐसे का। मैं बहुत हाइपर टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे का डिफरेंस है, पेपर का लेवल सेम है, ऑन द सेम लाइन था, इस बार सीट ज्यादा है, लेकिन हिंदी इंग्लिश टफ थी। देखिए लास्ट ईयर 148 गई थी जनरली कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ बता रहा हूं मैं। लास्ट ईयर जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 148, ओबीसी वाज अराउंड 138, एससी वाज 124 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसटी ऑन 119। ये 4 कैटेगरी में थी कट ऑफ, जो मुझे मेन जो याद है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उस टाइम नहीं थी, और उसकी मेरे को एमबीसी की कट ऑफ मेरे को नहीं याद आ रही। ठीक है, तो मैं एमबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बार सॉरी चाहता हूँ, मुझे नहीं याद आ रही, लेकिन मैं जब क्रिमिनल वाला वीडियो बनाऊंगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जनरली कट ऑफ जो 148 थी वो 148 नहीं जाएगी, थोड़ा सा टूटेगी, इतना भी नहीं टूटेगी जितनी टूटनी चाहिए, क्योंकि जनरल का जो मेन कंपटीशन है वो आउटसाइड स्टेट वाले हैं। जनरल का कंपटीशन राजस्थान में नहीं है। अगर जनरल ये सोच रहा है कि उसका कंपटीशन राजस्थान में है, तो ऐसा नहीं है। टूटेगी कट ऑफ, लेकिन ज्यादा नहीं टूटेगी। अगर मैं बहुत रफली बात करूं तो सिर्फ -5 होगी, 143, इससे नीचे नहीं जाएगी जनरली कट ऑफ।
जनरल की जो कट ऑफ होगी इससे नीचे नहीं जाएगी। रीजन क्या है सर? बहुत सारी कोचिंग ऐलान कर रही थी 64, 65, 66, 62, 63, इतनी प्री की कट ऑफ भी बोल रही थी। क्या फर्क पड़ गया? वही गई ना 72 73। अल्टीमेटली तो कट ऑफ वही गई। इतने सारे बच्चे होने के सोचो 8 सवाल डिलीट हुए तब जाके 73 कट ऑफ थी। क्योंकि जनरल का जो पूरा एक रोल है, जनरल का रोल चेंज हो चुका है राजस्थान में। तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप जनरल में आते हैं और राजस्थान से हैं, जनरल में नहीं भी है, तो मैं आपको कंसेप्चुअल लेकर नहीं चल रहे हैं आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुछ नहीं है। समय निकल जाएगा, ये 1-1.5 साल 2 साल फिर से निकल जाएंगे, अगली वैकेंसी फिर से आ जाएगी और वही तुम्हारा परिणाम होगा। कंसेप्चुअली पढ़ लो, एक बार पढ़ो तो समय लगेगा, लेकिन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि समय निकल जाता है। देखिए अब आप ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं, ये भी 23 जून को 3 महीने हो जाएंगे। आरजेस प्री को हुए, इन्होंने मेंस भी कंडक्ट करवा लिया और रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। 15 से 20 के बीच में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और बिफोर दिवाली रिजल्ट दे देंगे ये लोग। बिफोर दिवाली रिजल्ट दे देंगे, आपके हाथ पता लग जाएगा कौन जज बना है दिवाली के पहले। ठीक है, अभी कुछ दिन में पता लग जाएगा कि कौन कौन एग्जाम कॉपी चेक होना स्टार्ट हो गई, क्या हो गया, पता हमें भी चलता है। लेकिन मैं जुडिशरी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, ज़्यादा चीज़ें बाद में आउट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना कि आप कोर्ट में जाते हो तो पता लग जाता है कि कौन, ये जज साहब का चार्ज इसको दिया गया, ये जज साहब का चार्ज इसको दिया गया, और सारे एडीजे गायब है तो आपको पता है कॉपी चेक हो गए, ये बात आपको भी पता है। लेकिन ठीक है, उनकी वो जो है वो उनका डे टू डे वर्क है, हम उसमें नहीं इंटरफेयर करते। लेकिन कॉपी चेक करना भी स्टार्ट होने वाली है, विदिन 7 डेज में कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ, इसमें कट ऑफ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में फर्क पड़ेगा बहुत। देखिए ईडब्ल्यूएस कभी कट ऑफ आई नहीं है अभी तक। पहले ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी सर वो 130 प्लस जाएगी, बस 130 तक मान लो आप, उनकी कट ऑफ टूटेगी। एससी की का जो कट ऑफ होगी 118 +-5 +5 -5 में करने की आदत नहीं है मेरी, करूं? बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है कट ऑफ। नहीं मेरे को सेफ 118 तक मुझे लगता है सेफ स्कोर हो जाता, मतलब 118 प्लस अगर है तो वो ठीक रहेगा। एसटी का जो जाएगा सर वो 115 तक आप सोच लीजिए, थोड़ा 115 तक आप थोड़ा सोच सकते हैं इनका। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूँ। ईडब्ल्यूएस में देखिए कैटेगरी वाले बच्चा राजस्थान का ही, वो बाहर का तो है नहीं। देखिए बाहर वाला बच्चा मेरे पास इस बार अराउंड 50 बच्चे थे, ऑफिशियली 30 के लगभग थे और अनऑफिशियली 50 के लगभग थे। जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, तो वो लोग, उन्होंने जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, जिन्होंने क्लासेस नहीं ली थी जजमेंट राइटिंग और राइटिंग, उनका अलग सीन है। बाकी अराउंड 50 प्लस बच्चे थे। अब इन बच्चों का मैं एक बार बता दूं आपको, बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली गेट डीजेएस का मेंस लिख के आए, अभी हरियाणा का मेंस लिखा है, डीजेएस मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यूपी में इंटरव्यू दिया हुआ है, उत्तराखंड का मेंस लिख के आए हैं, इस टाइप के बच्चे आते हैं। तो उनको इतना वाइड एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, सर लो तो वही है, राजस्थान के बाहर जाओगे तो भी वही कानून है। इसलिए जनरल की बच्चे की हालत खराब है सर, और वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और आएगा काबिल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ेंगे अच्छी बात है, अपने लिए पढ़ेंगे, जज बनने की इच्छा है तो खुद के लिए पढ़िए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जानी चाहिए मेरे हिसाब से वो 135 के राउंड होगी, क्योंकि और एमबीसी का कह नहीं सकते सर, एमबीसी का केस ले नहीं सकते क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा होता है। जैसे बेर मिनिमम कट ऑफ गई थी इस बार 45 एमबीसी की प्री में, और इधर मिनिमम का कितना सीन हो मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उनकी कट ऑफ, उनका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिसर्च करूंगा एमबीसी वाले छात्रों के लिए भी, और देखिए कितना जाता है। बट द थिंग इज, पेपर में जो पढ़ाया था, जो बताया था, जो कहा था, जितने लिमिटेड टाइम में कहा था, और बच्चों को इतना भी कहा था कि बस इनको पढ़ लो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, निकल जाएगा। लास्ट में तो 15 दिन में यही कहते थे कि प्लीज अगर टाइम नहीं है पढ़ने का, पेपर देने का टाइम नहीं तो क्वेश्चंस देख लो बस। और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा हर बच्चे का, एंड थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए मेंस वाले बच्चे, थैंक यू।